हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं हेड एंड नेक एनाटमी और आज स्टार्ट करेंगे BD84 से चैप्टर नंबर 4 जो है एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। और जब मैं ट्रायंगल्स कहता हूं तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि राइट साइड का एंटीरियर ट्रायंगल और लेफ्ट साइड का। सो देयर आर टू एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। ओके, तो आओ स्टार्ट करते हैं। द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक लाइज बिटवीन द मिड लाइन ऑफ द नेक and the sternocleidomastoid muscle, and it is further subdivided into smaller triangles। और ये smaller triangles अभी later in this chapter हम discuss करेंगे, लेकिन ये इस anterior triangle की main boundaries हैं। So if we look here at this diagram, so imagine this is the mandible of a person और obviously यहाँ पे ये पूरा face होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें this is sternocleidomastoid, that's the neck region। तो ये sternocleidomastoid muscle है और ये midline है किसी की neck का। Okay, so between the midline of the neck and the sternocleidomastoid, ये जो सारा एरिया है, this is called the anterior triangle। अब ये राइट साइड पे भी होगा anterior triangle, राइट साइड का sternocleidomastoid और midline, this is the right anterior triangle and this is the left anterior triangle। और फिर ये जो anterior triangle है, हम आगे अभी इस चैप्टर में मजीद देखेंगे कि there are so many small muscles here and there जो इस anterior triangle को फर्दर छोटे छोटे triangles में डिवाइड करते हैं। ओके, सो ये मेजर कॉन्सेप्ट है anterior triangle का। Now, some important surface landmarks. You know about mandible. It forms the lower jaw here. This is the mandible, lower jaw. The lower border of its horseshoe-shaped body is known as the base of the mandible. So, इसका जो lower border है, this is basically called the base. इस diagram में, this is the base of the mandible. So, ये जो आपको horseshoe-shaped structure दिख रहा है, actually ये lower jaw का part है, and this is called the base of the mandible. Okay. Now, anteriorly, this base forms the chin, and posteriorly, it can be traced to the angle of the mandible. So, यहाँ पे there is the chin. This is the anterior part, and here we have the angle of the mandible, which is at the posterior. So anterior part पे there is chin and posterior part पे there is angle of mandible, and this is all the base of the mandible. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हम कोरिलेट करेंगे और उनका रिलेशन स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू द बेस ऑफ द मैंडिबल। अगला इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो इस चैप्टर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द हाइवाइड बोन। जो हाइवाइड बोन है, इट कैन एक्चुअली बी फेल्ट इन द मीडियन प्लेन जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द चिन at the junction of the neck with the floor of the mouth. On each side, the body of hyoid is continuous posteriorly as great corona, which is overlapped in its posterior part by the sternocleidomastoid muscle. So basically, जो hyoid bone है, it is present right below the chin. And here you can see in this diagram, here we have the chin and thyroid cartilage ये रहा। थायरॉयड कार्टिलेज के बिल्कुल ऊपर और बेस ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल नीचे, दिस इज वेयर द हाइवाइड बोन इज लोकेटेड। यानी अगर इस डायग्राम में हम देखें, यहाँ ऑब्वियसली इस डायग्राम में इस प्लेन पर हाइवाइड बोन नज़र नहीं आ रही, बट अगर मुझे ड्रॉ करनी होती है हाइवाइड बोन, तो ये चिन है, इट वुड हैव बीन समवेयर हेयर। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ द हाइवाइड बोन जस्ट बिलो द चिन एरिया। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इस नेक रीजन में क्योंकि अभी हम बहुत सारे मसल्स पढ़ेंगे जो इस हाइवाइड बोन पे अटैच होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। हाइवाइड बोन से ऊपर हम कुछ प्लेन्स डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट होते हैं, जो हाइवाइड बोन से नीचे होते हैं। सो हम इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मैंडिबल का पता होना चाहिए और हाइवाइड बोन, एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमने जब लैरिंग्स डिस्कस किया था तब भी बात की थी, थायरॉयड कार्टिलेज। सो थायरॉयड कार्टिलेज इज वन ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स एंड इट्स अ वेरी बिग कार्टिलेज। इसका एक्चुअली जो पूरा नेक में यहाँ प्रोमिनेंस दिखता है, उस प्रोमिनेंस को हम नाम देते हैं एडम्स एपिल। ये एडम्स एपिल एक्चुअली थायरॉयड कार्टिलेज ही की प्रोमिनेंस होती है। सो दैट लैरिंजियल प्रोमिनेंस और एडम्स एपिल, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द नेक रीजन। तो यहाँ पे भी ये थायरॉयड कार्टिलेज बना हुआ नहीं है, बट अगर मुझे ड्रॉ करना होता तो समवेयर हियर वुड हैव बीन द थायरॉयड कार्टिलेज। सो in the midline what you are seeing important structures, base of the mandible है, chin, उसके बाद यहाँ hyoid bone just below the base of the mandible और chin के बिल्कुल नीचे, and then there would have been a thyroid cartilage. So they are all important landmarks. Okay, next important landmark is the cricoid cartilage. Cricoid cartilage is a round cartilage
lying just below the thyroid cartilage. So here this is the thyroid cartilage, इसके बिल्कुल नीचे जो cartilage है राउंडेड सा, this is known as cricoid cartilage. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जब हम थायराइड डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. अच्छा, फिर ट्रैकिया है सेंटर में, देयर इज ट्रैकिया एंड ट्रैकिया गोज डाउनवर्ड अप टिल द स्पेस जो कि बिटवीन द क्लैविकल्स होती है. इस जगह पर एक्चुअली हम फील करते हैं ट्रैकिया को. एक फिंगर यहाँ रखते हैं, एक फिंगर यहाँ रखते हैं और मिडिल फिंगर से ट्रैकिया को एक्चुअली पल्पेट किया जाता है. और अगर ट्रैकिया एक या दूसरी साइड पे शिफ्ट है, सो दैट एक्चुअली इंडिकेट सम पैथोलॉजी. ओके, सो ट्रैकिया रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज. It is defined by its cartilaginous rings and sometimes, balki in most of the times, it is actually covered and not palpable because there is isthmus of thyroid gland. So इस trachea के इर्द-गिर्द पूरा thyroid gland होता है, उसकी वजह से कुछ cartilages covered होते हैं, ये feel नहीं होता. The trachea is commonly palpated in the supraesternal notch. That is the supraesternal notch जहाँ पे हम trachea को palpate करते हैं, which lies between the tendinous heads of the right and left sternocleidomastoid. So यहाँ ये आप देख रहे हो दोनों मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट साइड का sternocleidomastoid और लेफ्ट साइड का sternocleidomastoid. इसके बीच में यहाँ ट्रैकिया पल्पेट करते हैं. In certain diseases, trachea may shift to one side from the median plane. This indicates a shift in the mediastinum. So अगर ट्रैकिया राइट साइड पे शिफ्ट हो गई है, so there may be a pathology in the either the left side or the right side. राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो वो ट्रैकिया को पुश कर रही है, इस वजह से ट्रैकिया राइट साइड पे गया है. या राइट साइड पे कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो ट्रैकिया को पुल कर रही है, उसकी वजह से भी ट्रैकिया राइट साइड पे जा सकता है. सो डेविएशन ऑफ ट्रैकिया इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ सम पैथोलॉजी. Okay, so that is the introductory remarks कि anterior triangle होता क्या है. It is the triangle between the sternocleidomastoid and the midline. ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या लैंडमार्क्स हमने डिस्कस किए और अब हम बात करते हैं कि मीडियन रीजन ऑफ नेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच यू शुड नो. नाउ when we say the median region, तो इसका मतलब ये है कि the person is standing in front of you और ये उसका head है, यहाँ पे कान बना देते हैं ears, और ये हम देख रहे हैं at the neck region. So neck region में ये जो central line का area है, this is what we call the median area. Median plane basically means कि mandible chin की line में, mid line में ये पूरा area, इसमें जो जो structures हैं वो हमारा अगला topic है. So this region includes a small strip roughly around 2 to 3 centimeters wide extending from the chin to the sternum. So ये जो मैंने अभी आपको यहाँ इसकी बाउंड्री बताई है, from the chin, so 2 से 3 सेंटीमीटर यानी तकरीबन इतनी, ये चिन से लेके स्टर्नम तक ये सारा जो एरिया है, this is known as the median area. और the structures encountered in this area from superficial to deep are skin. Obviously there will be skin, neck पे skin होती है ना, उसके नीचे क्या होगा, there will be superficial fascia. और neck के superficial fascia में हमने पहले भी जब हम structures of neck पढ़ रहे थे या side of neck हमने डिस्कस किया था, तब हमारी ये बात हुई थी कि there is platysma. Platysma is a muscle which is present in the superficial part of the neck. Neck का superficial muscle है platysma. Okay. Now the anterior jugular vein is another very important component of the midline या median structure. So इस median structure की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक ये मसल बता दिया मैंने आपको platysma. Then you see there is an anterior jugular vein, one on the right side, one on the left side. और ये lower part में आकर के why the jugular venous arch इस तरह से right और left आपस में join हो जाते हैं. Okay. So anterior jugular veins beginning in the submental region below the chin descends in the superficial fascia for about 1 centimeter from the median plane और तकरीबन 2.5 centimeter above the sternum. It pierces the investing layer of deep fascia to enter the supraesternal space and it makes a jugular venous arch with the opposite vein and then the vein turns laterally, runs deep to the sternocleidomastoid and ultimately ends in the external jugular vein. So ये सारी चीज़ easy to understand है. It begins from right below the chin area, it goes downward and with the opposite vein it makes an arch and then this vein goes here below the behind the sternocleidomastoid and enters into the external jugular vein. Okay. A few small submental lymph nodes are there. Submental lymph nodes will be in this area, so they are also in the midline, and then there are terminal filaments of transverse or anterior cutaneous nerve. So all these structures are present in the superficial fascia of the median region of the neck. ओके, सो सुपरफिशियल फेशिया की सारी स्टोरी समझ में आ गई कि सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेटिज्मा, एंटीरियर जुगुलर वेन
and the submental lymph nodes. Now the deep fascia. अच्छा, deep fascia जो है above the hyoid bone, the investing layer of deep fascia is a single layer in the median plane, but it splits on each side to enclose the submandibular salivary gland. So let's look at the diagram here. Here we have the hyoid bone in front of us. इस hyoid bone के ऊपर जितना भी ये muscles हैं, इस muscles के ऊपर obviously deep fascia होगा, लेकिन वो deep fascia हटा दिया गया है. But the deep fascia here is a single layer in the median region, but laterally जब वो lateral side पे आता है तो इस submandibular gland को cover करने के लिए split हो जाता है, so that it easily covers the submandibular gland. ये बात हमने पहले भी की थी जब हम deep fascia पे एक अलग से वीडियो डिस्कस कर रहे थे. Now between the hyoid bone and the cricoid cartilage, it is also a single layer extending between the right and the left sternocleidomastoid. Now again this is the hyoid bone, तो इसके नीचे यहाँ पे अगला cartilage होगा जिसका यहाँ पे जिक्र चल रहा है, cricoid cartilage. So there will be a thyroid cartilage first, और thyroid cartilage के नीचे there will be a cricoid cartilage. तो इस एरिया में जो deep fascia है that's also a single layer in the median plane. ओके और यहाँ पे वो लेटरल साइड पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है तो उसको कवर करने के लिए स्प्लिट हो जाता है. सो फेशिया अबव द हाइवाइड बोन स्प्लिट हो रहा है टू कवर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और बिलो द हाइवाइड बोन स्प्लिट हो रहा है टू कवर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. Okay, now below the carotid the fascia splits to enclose the supraesternal space, और जब वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से भी नीचे जाता है then there is a supraesternal space, वहाँ स्प्लिट होता है. सो ये डीप फेशिया हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक और साइड ऑफ नेक डिस्कस कर रहे थे, वो वीडियो ज़रा देख लीजिए. नाउ वी हैव टू डिस्कस, तो अब तक हमने क्या क्या बात की. सुपरफिशियल फेशिया है, देयर इज अ स्किन, देयर इज सुपरफिशियल फेशिया, एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियन रीजन यानी ये वाला सेंट्रल रीजन. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. नाउ सम डीप स्ट्रक्चर्स. अच्छा, वो जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं अगेन अबव द लेवल ऑफ हाइवाइड and below the level of hyoid. Yani hyoid bone is a landmark type of thing. So here this hyoid bone is a landmark stuff. इसके ऊपर क्या क्या structures हैं? Deep structures. और इसके नीचे क्या क्या structure हैं? Deep structures. So आइए देखते हैं कि deep structures above the hyoid bone कौन कौन से हैं. There is a mylohyoid muscle and it is overlapped by the anterior belly of digastric and superficial part of the submandibular salivary gland and the mylohyoid nerves and vessels and submental branch of facial artery. They are all mostly visible in this diagram. So if you look here, where is the hyoid bone? That bit is the hyoid bone. हाइवाइड के ऊपर हम सब डीप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली इस डायग्राम में स्किन हटा दी है, सुपरफिशियल फेशिया हटा दिया है, डीप फेशिया हटा दिया है, तो आपको यहाँ मसल्स दिख रहे हैं. सो ये मसल जो आपको बैकग्राउंड में सबसे बड़ा सा दिख रहा है दैट इज द माइलोहाइवाइड. इसको क्रॉस कर रहा है ऊपर से एंटीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी. एंड देन देयर इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड ऑन द लेटरल साइड. देयर इज नर्व टू माइलोहाइवाइड. देयर आर सम ब्लड वेसल्स व्हिच आर क्रॉसिंग दिस एरिया. सो ऑल दीज थिंग्स, फेशियल आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी, these are all the deep structures present above the hyoid bone. Okay, so all these are visible in this diagram. Now the anterior inferior part of the hyoglossus muscle is also present there. Then there is subhyoid bursa. Now subhyoid bursa is basically located just behind the hyoid bone, and behind the hyoid bone there is a structure which is known as thyrohyoid membrane. इसको thyrohyoid membrane इसलिए कहते हैं because it is between the hyoid bone and the thyroid cartilage of larynx. तो इन दो structures के बीच में है, इसीलिए thyrohyoid, thyroid and hyoid bone. Thyroid cartilage and hyoid bone के बीच में ये green thing is the thyrohyoid membrane. Now there is a bursa, this pink color, subhyoid bursa behind the hyoid, hyoid के नीचे. It is there to reduce the friction between the hyoid bone and this structure, which is the thyrohyoid membrane. So remember about subhyoid bursa as well. तो ये तमाम structures जो भी हमने यहाँ discuss किए, they are all present right above the hyoid bone और behind the hyoid bone. अगर हम बात करें इस subhyoid bursa की, it is behind the hyoid bone, not above the hyoid bone. So all they are deep structures. ठीक है, अब बात करते हैं उन deep structures की जो कि actually hyoid bone के नीचे हैं. So the structures may be grouped into 3 planes. अब सुनिए, वो structures जो hyoid bone के ऊपर थे वो तो आपने देख लिए, muscles और veins और arteries और nerves and gland. Now
we are looking at deep structures which are below the hyoid bone. अच्छा, ये डीप स्ट्रक्चर की भी तीन कैटेगरीज हैं, इनको तीन प्लेन्स में डिवाइड करते हैं. इन डीप स्ट्रक्चर्स में सबसे ऊपर वाला जो प्लेन होता है वो होता है मसल्स का, और उन मसल्स को हम नाम देते हैं इंफ्राहायोइड मसल. इंफ्राहायोइड इसलिए क्योंकि ये बिलो द हायोइड बोन है, इसलिए इंफ्राहायोइड. तो ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है उन डीप कंटेंट्स की, है डीप कंटेंट लेकिन उसकी सबसे ऊपरी लेयर यही है. फिर अगर मैं इन मसल्स को हटा दूं तो पीछे मुझे दिखेगा प्री ट्रैकियल फेशिया एंड थायराइड ग्लैंड, और अगर मैं प्री ट्रैकियल फेशिया और थायराइड ग्लैंड को भी हटा दूं तो फिर मुझे दिखेगा मजीद डीप स्ट्रक्चर्स सच एज लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद देम. यानी अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूं, फॉर एग्जांपल हियर दिस इज द हायोइड बोन. हायोइड बोन के ऊपर के जो डीप स्ट्रक्चर्स थे वो यहाँ से हटा दिए हैं. अब हम बात कर रहे हैं हायोइड बोन के नीचे के डीप स्ट्रक्चर्स की, और इन डीप स्ट्रक्चर्स, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ डीप स्ट्रक्चर्स की, यानी स्किन हम हटा चुके हैं, सुपरफिशियल फेशिया हम हटा चुके हैं, डीप फेशिया हम हटा चुके हैं. तो अब हमको ये डीप लेयर दिख रही है. इस डीप लेयर में सबसे ऊपर हैं ये मसल्स, इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल मस्कुलर लेयर. अगर मैं इन मसल्स को भी हटा दूं तो मुझे दिखेगा प्री ट्रैकियल फेशिया और थायराइड. मैं अगर प्री ट्रैकियल फेशिया और थायराइड को भी हटा दूं तो सबसे पीछे मुझे दिखेगा ट्रैकिया और लैरिंग्स के कार्टिलेजेस. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड. सबसे सुपरफिशियल लेयर अगेन मसल्स की है, उन मसल्स के नाम हैं इंफ्राहायोइड मसल, इनको कंबाइन करके कहते हैं, एंड सेपरेटली दे आर स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड एंड सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड. ये मसल्स यहाँ देख लीजिए सारे. सो देयर इज अ मसल विच इज बिटवीन द थायरॉइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन. दिस मसल इट इज कॉल्ड थायरोहायोइड. Then there is a muscle between the thyroid cartilage and the sternum, and this long muscle is called sternothyroid. Okay, और नाम से जाहिर है कि ये किन दो बोन्स के बीच में है. Thyrohyoid is between hyoid bone and thyroid cartilage. Sternothyroid is between sternum and thyroid cartilage. Then this muscle is sternohyoid between sternum and hyoid bone, and then there is omohyoid muscle. Okay, so all these muscles are actually the infrahyoid muscle क्योंकि ये hyoid के नीचे हैं, and they are the deep structures. ये जो structures हम पढ़ रहे हैं they are all the deep structures, और उन deep structure की ये सबसे superficial layer है. और फिर आती है अगली layer which is the pretracheal fascia. यानी अगर मैं ये muscles हटा दूं तो अब मुझे दिखेगा वो fascia जो actually trachea के सामने है, which is called the pretracheal fascia. It also forms the false capsule of the thyroid gland and the suspensory ligament of Barry, जो actually thyroid gland को cover करता है. ठीक है, और अगर मैं थायराइड ग्लैंड और प्रीट्रैकियल फेशिया भी हटा दूं देन आई विल सी द मोस्ट डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स. और वो डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बेसिकली थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ट्रैकिया एंड कैरोटिड शीथ. तो ये तमाम वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लैरिंग्स के कार्टिलेजेस हैं और ट्रैकिया है और कैरोटिड शीथ है. तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हम बात कर रहे हैं अभी तक भी मीडियन प्लेन या मीडियन साइड ऑफ द नेक की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. सो दैट इज द मीडियन पार्ट ऑफ द नेक, और इस मीडियन पार्ट में सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, डीप फेशिया के बाद डीप स्ट्रक्चर्स अबव द हायोइड अलग हैं, बिलो द हायोइड अलग हैं. जो बिलो द हायोइड हैं उनमें सबसे सुपरफिशियल लेयर है डीप स्ट्रक्चर्स की, इंफ्राहायोइड मसल्स. अगर वो मसल्स हटा दें तो प्रीट्रैकियल फेशिया एंड थायरॉइड ग्लैंड, और अगर प्रीट्रैकियल फेशिया भी हटा दें तो सबसे डीपेस्ट लेयर आ जाएगी जिसमें एक्चुअली थायरॉइड, क्रिकोइड, उनकी मेम्ब्रेन्स, ट्रैकिया और कैरोटिड शीथ यानी डीपेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर्स होंगे. आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर. ओके, सो इस डायग्राम पे अगर मैं देखूं तो हम हायोइड बोन के नीचे का पार्ट देख रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट द डीप स्ट्रक्चर्स बिलो द हायोइड बोन बिकॉज दिस इज द हायोइड बोन. और जो बिलो द हायोइड बोन डीप स्ट्रक्चर्स थे उसके 3 लेवल थे. सबसे पहले थी मस्कुलर लेयर, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब वो मस्कुलर लेयर हटा दी है. देन द सेकेंड लेयर वॉज प्री ट्रैकियल फेशिया एंड थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइड ग्लैंड यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर जो फेशिया होगा वो हटा हुआ है, प्रीट्रैकियल फेशिया. तो ये सेकंड लेयर है. और अगर मैं इनको भी हटा दूं यानी थायरॉइड को भी हटा दूं और प्रीट्रैकियल फेशिया तो ऑलरेडी हटाया हुआ है, तो सबसे डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिसमें थायरॉइड मेम्ब्रेन है, जिसमें थायरॉइड कार्टिलेज है, जिसमें क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, क्रिकोथायरॉइड मसल्स हैं, ट्रैकिया है और साइड में कैरोटिड कैनाल्स हैं. सो दीज आर द डीपेस्ट स्ट्रक्चर. द थर्ड लेयर
of the deep structures of the infrahyoid structures. Okay, so that's all important. Confusing लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आप attention इसको दें. Now some clinical stuff. The common anterior midline swellings of the neck, there are so many swellings, surgery में हम पढ़ेंगे, but the common ones are enlarged submental lymph node just below the chin, lymph node enlarged, thyroglossal duct, as well as the inflamed subhyoid bursa, goiter, which is the enlargement of thyroid gland, carcinoma of larynx, and enlarged lymph node in the supraesternal region because of any reason, such as because of lymphoma or gastric cancer or whatever. Now, so the point is कि जो midline area है आपकी neck का, that is common to have swellings. थायराइड की swelling है तो goiter, submental lymph nodes की swelling है तो lymphadenitis. There could be so many reasons of different swellings in this region. Okay, now tracheostomy is a procedure in which trachea is opened and a tube is actually inserted. So like this, tube is inserted into the trachea to facilitate breathing. It is most commonly done in the retrothyroid region after retracting the isthmus of thyroid gland. यानी thyroid gland के isthmus को ऊपर उठा के फिर उसमें tube डाली जाती है. That's the most common position. Okay, a suprathyroid tracheostomy is liable to structure formation, and infrathyroid is difficult due to depth of the trachea and is also dangerous. So basically neck पे आप एक निक लगाते हैं, isthmus of thyroid को ऊपर पुल करते हैं और उसके पीछे retrothyroid is the ideal position. Okay, अच्छा, कट थ्रोट इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी वजह से गला काट दिया. अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो मेजर वेसल्स हैं वो बच जाती हैं बिकॉज उनमें कुशन होता है, दे मूव बैकवर्ड. तो सुपरफिशियल वेन्स और आर्टरीज डैमेज होती हैं बट नॉट द डीप वंस. स्किन इंसिजन्स टू बी मेड पैरेलल टू द नेचुरल लैंगर लाइंस, ये तो जनरल सर्जरी का प्रिंसिपल है. यहाँ पे इन्होंने लैंगर लाइंस दी हुई हैं कि अगर नेक पे इंसिजन लगाना है तो वो इस तरह का इंसिजन होगा रादर दैन वर्टिकल इंसिजन. वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे तो फाइब्रोसिस होगी और जो वुंड है वो स्कैरिंग की तरफ जा सकता है. ठीक है, द लास्ट बिट इज द लुडविग्स एंजाइना. इट इज सेलुलाइटिस ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ. फ्लोर ऑफ द माउथ में अगर सेलुलाइटिस है, दैट इज कॉल्ड लुडविग्स एंजाइना. द इन्फेक्शन स्प्रेड्स अबव द माइलोहायोइड फोर्सिंग द टंग upward. Okay, mylohyoid is pushed downward. There is a swelling within the mouth as well as below the chin. So that's all about the median midline important anatomical stuff. अब बात करते हैं proper anterior triangle और उसकी subdivisions की. अब अगर anterior triangle की boundaries की बात करें तो boundaries of the anterior triangle are medial side पे the median plane, lateral side पे sternocleidomastoid और base of the mandible एक्चुअली इन द सुपीरियर प्लेन. तो अभी हमने एक डायग्राम देखी हुई थी 4.2 इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. दोबारा उस डायग्राम को देखते हैं. वेयर इज दिस पर्टिकुलर डायग्राम? सो हियर यू सी दिस इज द मिड लाइन. ये मिड लाइन है. सो मिड लाइन इज द मीडियल बाउंड्री ऑफ एंटीरियर ट्राइंगल एंड ऑन द लेटरल साइड द मीडियल साइड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जिसका ये लेटरल पार्ट होगा और ये मीडियल पार्ट होगा. तो जो मीडियल पार्ट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है वो एक्चुअली लेटरल बाउंड्री है इस ट्राइंगल की. And superiorly this is the base of the mandible. So ये पूरा एरिया जितना भी है this is all the anterior triangle of the neck. So ये इसकी बाउंड्री समझना कोई मुश्किल काम नहीं है. That's an easy bit to understand. In the midline, this is the midline, this is one boundary, this is sternocleidomastoid and base of the mandible. Okay, right side पे भी ऐसे ही और left side पर भी ऐसे ही. So these are the boundaries which you have to remember and they are actually easy to remember. Now जो anterior triangle है, मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बात बताई थी कि this anterior triangle is subdivided into 4 different triangles. इसके अंदर मज़ीद 4 triangles बनते हैं and they are actually because of different muscles. So for example digastric muscle और omohyoid की superior belly ये इस तरह से arrange होती है कि इस anterior triangle को further 4 triangles में divide करती है. So here for example when you look this जो blue आपको dotted line दिख रही है, this is all the anterior triangle. लेकिन then there are muscles. For example, there is this muscle which is the digastric की posterior belly and then there is omohyoid. तो इन muscles की arrangement की वजह से एक triangle ये बन जाता है इस तरह से. This is called the digastric triangle. Then there is another triangle which is the muscular triangle. Then there is another triangle which is the carotid triangle. So ये 3-4 triangles अलग अलग बन जाते हैं because of these muscles. So चूंकि यहाँ पे ये digastric मौजूद है तो इस digastric के आगे का ये जो पार्ट है, डायगैस्ट्रिक के आगे का पार्ट और
इस मसल के आगे का पार्ट, दिस इज द एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, दिस इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक. सो ये बन जाता है एक अलग से ट्राइंगल विच इज़ कॉल्ड द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल. इसी तरह से डायगैस्ट्रिक मसल के पीछे देन देयर इज ए स्पेस जनरेटेड, दिस इज कॉल्ड द कैरोटिड ट्राइंगल. और इन तमाम ट्राइंगल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो हर ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या हैं, उसके कॉन्टेंट्स क्या हैं, ये अभी हमारा अगले कुछ मिनट तक यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. बट द पॉइंट इज कि द एंटीरियर ट्राइंगल इज नॉट अ सिंगल ट्राइंगल. उसके अंदर फर्दर 4 अलग अलग ट्राइंगल्स हैं. उनके नाम हैं सबमेंटल ट्राइंगल, डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल, carotid triangle and muscular triangle. So there are 4 subdivisions ऑफ द एंटीरियर ट्राइंगल. ठीक है, अब वन बाय वन इन सबको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सबमेंटल ट्राइंगल. और हर ट्राइंगल के बारे में जो बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि उस ट्राइंगल की बाउंड्री क्या है और उस ट्राइंगल के कंटेंट्स क्या हैं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ सबमेंटल जो ट्राइंगल है इट इज़ अ मीडियन ट्राइंगल. therefore it is best visible when you are looking at the person from the front. सामने से देखेंगे तो आपको, so for example this is the diagram जहाँ पे ये सबमेंटल रीजन सबसे क्लियरली नज़र आता है. या फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डायग्राम जहाँ पे ये सबमेंटल रीजन बहुत क्लियरली बिल्कुल चिन के नीचे का एरिया है. तो सबमेंटल इज़ द मीडियन स्टाफ. ओके, मीडियन का मतलब जो मिड लाइन के करीब होगा. सो इट इज़ अ मीडियन ट्राइंगल एंड इट इज़ बाउंडेड एज फॉलोज. ऑन ईच साइड there is anterior belly of digastric muscle and its base is formed by the body of hyoid bone. Its apex lies at the chin, so it is between the hyoid bone, chin and digastric muscle. The floor of the triangle is formed by right and left mylohyoid muscle and a median raphe. So if we look at the relevant diagram, मैं आपको दिखाता हूँ. Going back to this diagram for example, यहाँ ये सारे अभी जो मैंने नाम लिए उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. So हम बात कर रहे हैं दिस इज़ द मिड लाइन. ओके, मिड लाइन है ये, और थोड़ी सी मिड लाइन मेरी टेढ़ी हुई है यार, बट एनीवेज मेरी ड्राइंग का यही हाल है, आपको पता है. सो बेयर विद मी, दिस इज़ द मिड लाइन, दिस इज़ बेटर, दिस इज़ द हाइवाइड बोन. तो ये बेस बनाएगा इसकी, किसकी, हम सबमेंटल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. ये डायगैस्ट्रिक मसल है, तो डायगैस्ट्रिक मसल और हाइवाइड बोन और मिड लाइन. तो ये जो अभी एक चीज़ बन गई, दिस ट्राइंगल इज़ नोन, और यहाँ पे चिन हो गया ऑब्वियसली, दिस इज द चिन एरिया. तो ये जो पूरा ट्राइंगल बन गया है, ऑल दिस इज एक्चुअली नोन एज द सबमेंटल ट्राइंगल. इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, सबमेंटल ट्राइंगल. सो सबमेंटल ट्राइंगल किन स्ट्रक्चर्स के बीच में, द सबमेंटल ट्राइंगल इज प्रेजेंट बिटवीन द डायगैस्ट्रिक and the hyoid bone and the midline. So this is the submental triangle. और इसके फ्लोर में क्या क्या है, नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए mylohyoid muscle है, the mylohyoid muscle is there. okay, and अब जाकर के इन लाइंस को एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं. We are talking about submental triangle. इसकी बाउंड्रीज क्या बताएं, digastric muscle, hyoid bone and the chin. समझ में आ गई बात. और फ्लोर में क्या चीज़ है, माइलोहाइवाइड मसल. सो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द सबमेंटल ट्रायंगल. अब इस सबमेंटल ट्रायंगल के कंटेंट्स देखते हैं कि क्या क्या है. नाउ 2 to 4 स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं. देयर आर मसल्स सच एज डायगैस्ट्रिक के मुख्तलिफ फाइबर्स हैं. देर इज़ ऑब्वियसली सुपरफिशियल फेशिया. सो दीज आर कॉमन कंटेंट जो कि किसी भी एरिया में होते हैं. सुपरफिशियल फेशिया है, लिम्फ नोड्स हैं, सब मसल्स आर देयर. ओके, और ये जो सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं, दे ड्रेन द सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, गम्स जो एडजॉइनिंग एरिया के हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, द टिप ऑफ द टंग. सो मच is drained in the submental lymph node. So very important group of lymph node. यहाँ पे किसी भी एरिया में कहीं पर भी कोई भी inflammation and these lymph nodes will be involved. Okay, and their efferents, यहाँ से ये सारा lymph जाता है submental में, और submental से फिर they are passed on to submandibular. Okay, now एक तो ये चीज़ है कि जी ये इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मौजूद है इस ट्राइंगल में. किस ट्राइंगल में, सबमेंटल ट्राइंगल में. द सबमेंटल ट्राइंगल ऑल्सो कंटेन्स द एंटीरियर जुगुलर वेन. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एंटीरियर जुगुलर वेन इज अ मीडियन स्ट्रक्चर. सो इफ यू लुक अगेन, दिस इज द, डू यू वांट मी टू चेंज द कलर? ओके, लेट्स चेंज द कलर. लेट्स मूव टू दिस कलर. ओके, that will be much more visible I guess. So here this is the midline, then this is the hyoid bone, and then this is the digastric. तो ये जो पर्पल चीज़ बनाई है, that is the submental triangle. इस submental triangle के अंदर ये lymph nodes हैं which are the submental lymph nodes, and there is this vein which is the submental triangle के अंदर anterior jugular vein. Okay, so remember this bit, this is the submental triangle. हम
एंटीरियर ट्राइंगल के मुख्तलिफ डिविजन्स की बात कर रहे हैं. तो पहला डिवीजन हमने देख लिया, दैट इज द सबमेंटल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल. नाउ द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल अगेन इसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और इसके कंटेंट्स पता होने चाहिए. सो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज एंटेरो इन्फीरियरली है एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टेरो इन्फीरियरली है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, superiorly there is base of mandible. तो अब डायग्राम देखते हैं. So look here, this diagram, this is the anterior belly of digastric, this is the anterior belly of digastric, this is the posterior belly of digastric, and this is the base of the mandible. So इनके दरमियान यहाँ ये जो triangle बन रहा है, this triangle is known as digastric triangle. ओके अब इस डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. देयर इज अ रूफ विच इज मेड अप ऑफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा एंड सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, एंड देन अनदर nerve which is the anterior cutaneous nerve of the neck, and then there is deep fascia which splits to enclose submandibular gland. ये सारी बात आपके लिए न्यू नहीं है. सो डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, उसमें मसल होगा, कुछ नर्व्स होंगी, एंड देन देयर इज डीप फेशिया. Okay, and the floor is formed by the mylohyoid muscle and by the hyoglossus muscle posteriorly. So if you look at this diagram, अब मुझे पहले तो ये बताएं इस पूरे में, इस साइड व्यू में, where is the digastric triangle? Digastric triangle को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इसका नाम ही है digastric triangle. So obviously it is going to be between digastric muscles, posterior digastric belly, anterior digastric belly and base of mandible. अब हमने यहाँ से स्किन भी हटा दी, superficial fascia भी हटा दिया और deep fascia भी हटा दिया. So now we are looking at the floor, और इस फ्लोर में मसल्स क्या क्या हैं. देयर इज मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, देयर इज हायोग्लॉसस एंड देयर इज माइलोहायोइड. तो ये तीन मसल्स हैं जो फ्लोर बना रहे हैं. सो द फ्लोर इज मेड बाय हायोग्लॉसस, mylohyoid and middle constrictor. So middle constrictor, hyoglossus and mylohyoid. Okay, easy understanding. Now so we now have to talk about the contents. के contents क्या क्या हैं इस digastric triangle के. Now digastric triangle के जो contents हैं, they are actually divided into anterior part of the triangle and then there is a posterior part of the triangle, और इनके contents अलग अलग हैं. So जो anterior part of the triangle है, it actually contains superficial part of submandibular salivary gland, the facial vein, submental artery, mylohyoid nerve and hypoglossal nerve. And let us try to find these structures in the relevant figures. So let's move back to figure 4.4 and figure 4.3 to see what we are talking about. So if you look at this diagram, this is the anterior belly of digastric, this is the posterior belly of the digastric, और ये वाला जो region है, this region will be the digastric triangle. तो इस digastric triangle के contents देखें क्या क्या हैं. Anterior contents, there are submandibular gland, कुछ lymph nodes हैं, there is facial artery and there is nerve to mylohyoid. So all these are the contents of the digastric triangle. Okay, then we have to talk about के posterior part में क्या है. So all these were visible there, the facial artery, facial vein, facial artery and vein, submandibular salivary gland, mylohyoid key nerve, these are all present in the digastric triangle का anterior part. Now the posterior part of the digastric triangle में superficial structures में है parotid gland and external carotid artery, and deep structures में है styloglossus, stylopharyngeus, glossopharyngeal nerve. These are all the muscles which are present there, and the deepest structures are internal carotid artery, internal jugular vein and the vagus. Very very important because all these are extremely important structures. So if you look at this diagram, for example, this is, I would say, a very high yield diagram. So let me make 2 stars here. So what we are looking here is so many things basically, but ये जो blue dotted line आपको दिख रही है, so let's focus on this blue dotted line. All this region is basically the digastric triangle. अब इस digastric triangle के ज़रा contents आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या मौजूद है. इसमें there are so many different things present. There is external carotid, this is in the digastric triangle. There is maxillary artery even. There is superficial temporal, styloid process, internal carotid, glossopharyngeal nerve, and even the internal jugular vein, the accessory nerve, and so many other nerves. So all these structures, branches of the vagus, all these structures are contents of
the digastric triangle. So whatever is written here, all this internal carotid, internal jugular vein, vagus nerve, you can appreciate all of them here. You know, there is internal carotid visible here, there is vagus nerve visible here, there is internal jugular vein visible here. So if you remember this diagram, then you are good with the contents of not only the digastric triangle but also the carotid triangle, जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. So the point is कि ये जो ट्रायंगल है, हर ट्रायंगल के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपको उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, उसकी रूफ, फ्लोर और उसके कंटेंट्स पता होने चाहिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल विच इज द कैरोटिड ट्रायंगल. नाउ कैरोटिड ट्रायंगल की अगर बाउंड्रीज की बात करें तो देयर इज एन एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री, देयर इज एन एंटीरो इंफीरियर बाउंड्री एंड देन देयर इज अ पोस्टीरियर बाउंड्री. सो जो एंटीरो सुपीरियर बाउंड्री है, सो इफ यू लुक हियर आई कैन टेल यू दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस डायग्राम एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन. और मुझे ये कैसे पता लगी ओरिएंटेशन? Because I can see trachea here, I can see thyroid cartilages here, and I can see esophagus here. So it has to be the posterior part because esophagus है, and this has to be the anterior part because यहाँ पर trachea मौजूद है. So ये जो boundary है, this is the anterosuperior because it is moving in the anterior direction, present superiorly. This is anteroinferior. So anterosuperior जो boundary है, it is made by the posterior belly of digastric. So यहाँ पे digastric की posterior belly obviously remove की हुई है, but here would be the posterior belly of digastric, and then the anteroinferior is made by the omohyoid मसल की सुपीरियर बैली. सो हियर वुड बी ओमोहायोइड, ये भी रिमूव किया हुआ है. और जो लेटरल या पोस्टीरियर आप बाउंड्री कह लीजिए, जो पोस्टीरियर बाउंड्री है, दैट यहाँ पर कौन सा मसल होगा? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. सो बिटवीन दीज थ्री मसल्स इज प्रेजेंट द कैरोटिड ट्राइंगल. इस डायग्राम में वो मसल्स हटे हुए हैं. लेट मी फाइंड अ डायग्राम जहाँ पे वो मसल्स नजर आ रहे हो, एक्चुअली दिस डायग्राम, सो दैट यू कैन बेटर अप्रिशिएट कि दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक. तो एक लाइन ये ले लेते हैं, दिस इज द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ये लाइन ले लेते हैं, एंड दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. तो ये जो बाउंड्री मैंने अब आपको पर्पल कलर से नजर आ रही है, दिस बाउंड्री इज द बाउंड्री फॉर कैरोटिड ट्राइंगल. इसके बीच में जो ट्राइंगल है, दिस इज द कैरोटिड ट्राइंगल. सो कौन कौन से मसल्स हैं? पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड हेयर, एंड देन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ओके, ओके, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये बात हो गई. एंटीरो सुपीरियर, posterior belly of digastric, anteroinferior, superior belly of omohyoid, and posteriorly sternocleidomastoid. रूफ में क्या क्या चीज़ होंगी, यानी ऊपर इसके जो जो चीज़ें हटा के ये दिख रहा है, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, रूटीन स्टफ जैसे और भी कहीं होता है. सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, दैट्स ऑल्सो इन द रूफ, एंड ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फिश ऑब्वियसली. सो किसी भी पार्ट की रूफ यूजली यही होती है ना यार, स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, कुछ कुटेनियस नोड्स होते हैं, कुछ कुटेनियस नर्व्स होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन. फ्लोर में कौन कौन से मसल्स हैं कैरोटिड ट्राइंगल के? इट कंटेन्स मिडल कंस्ट्रक्टर, inferior constrictor and thyrohyoid membrane. So let me find a diagram for you. Again, if you look at this diagram, मैं इसको रब कर देता हूँ. So now the dotted line is representing the boundary of the carotid triangle. और हमने यहाँ से skin हटा दिया है, superficial fascia हटा दिया है, platisma हटा दिया है, facial nerve की branches हटा दी हैं, cutaneous nerves हटा दी हैं. ये सब चीज़ें जब हटा दी तो अंदर ये हमें यानी रूफ हटा दी. सिंपल वर्ड्स में हमने रूफ हटा दी तो ये फ्लोर दिख रहा है. तो फ्लोर में एक मसल है मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, और नीचे ये मसल है इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, और यहाँ पे मेम्ब्रेन है द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. तो ये तीन चीज़ें हैं जो फ्लोर बनाती हैं, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. ओके, वन मोर टाइम, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, दीज आर ऑल मेकिंग द फ्लोर. अब बात करते हैं जी कंटेंट्स की. कैरोटिड ट्राइंगल में दुनिया जहान की चीज़ें हैं. देर आर सम आर्टरीज, देर आर सम वेन्स, देर आर सम इम्पॉर्टेंट नर्व्स देयर, एंड ऑब्वियसली देर आर लिम्फ नोड्स. ओके, सो इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि डायग्राम देख लें. यहाँ क्विकली पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम में दिखा भी देता हूँ. सो कौन कौन सी आर्टरीज हैं कैरोटिड ट्राइंगल में? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. तो तीनों जो आर्टरीज हैं, कॉमन कैरोटिड की दोनों ब्रांचेज, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब कुछ कैरोटिड ट्राइंगल से गुजरती हैं. वेन्स कौन कौन सी हैं? इंटरनल जुगुलर, कॉमन फेशियल, फेरिंजियल वेन, लिंगुअल वेन. नर्व्स कौन कौन सी हैं? वेगस, सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, सिंपैथेटिक चेन, कैरोटिड शीथ. डायग्राम में देख भी लेते हैं यार ये सब.
सो किधर है वो डायग्राम जो डिफरेंट ट्राइंगल्स के कंटेंट्स को, दिस वन. सो हेयर ये ऊपर जितना कंटेंट था दिस वाज ऑल द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल. एक्चुअली मैं खामखा में लिख रहा हूँ, यहाँ कहीं लिखा भी होगा. दिस इज द डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल. ये नीचे जो आपको ब्लू बाउंड्री दिख रही है दैट इज ऑल द कैरोटिड ट्राइंगल. दिस इज द आउटलाइन ऑफ द कैरोटिड ट्राइंगल. नीचे ये डॉटेड लाइन. इसके अंदर देखें देयर इज कॉमन कैरोटिड, there is external carotid, there is internal carotid, there is vagus nerve, there is even the internal jugular vein का कुछ part, there is hypoglossal nerve, there is spinal accessory nerves. तो तमाम स्ट्रक्चर जो इस ट्राइंगल की बाउंड्री के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं यही सब वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी नीचे हमने लिखे हुए पढ़े भी. You know, we talked about common carotid, we talked about external and then we talked about internal carotid, we talked about all the nerves, superior laryngeal for example, we talked about vagus for example. So ये तमाम nerves, ये तमाम arteries, ये तमाम veins कैरोटिड ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स में से हैं. अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया ना, देयर वाज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर वेन, फेरिंजियल वेन, लिंगुअल एंड ऑल दीज नर्व्स. वेगस हमने देखी, स्पाइनल एसेसरी देखी, हाइपोग्लॉसल देखी. ऑल दीज कैन बी easily remembered if you remember this single diagram. It's a very high yield diagram. Contents of the digastric triangle and contents of the carotid triangle. एग्जाम में बहुत पूछते हैं यार, बच्चों को मुश्किल भी लगता है, पता नहीं क्यों, है तो आसान. The lymph nodes, the deep cervical lymph nodes are situated along the internal jugular vein and include jugulo-digastric node below the posterior belly of digastric and jugulo-omohyoid node above the inferior belly of omohyoid. So दो groups हैं lymph node के basically, jugulo-digastric and jugulo-omohyoid. They are present in the carotid triangle. Okay, and then the fourth triangle, the last one, is the muscular triangle. Now हम कर क्या रहे हैं, हम एंटीरियर ट्राइंगल के जो नेक का एंटीरियर ट्राइंगल है उसके फर्दर जो 4 ट्राइंगल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल, देयर इज सबमेंटल ट्राइंगल, देयर इज कैरोटिड ट्राइंगल एंड नाउ द मस्कुलर ट्राइंगल. ये जो मस्कुलर ट्राइंगल है इसकी बाउंड्रीज क्या हैं जनाब? एंटीरियरली द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक फ्रॉम हाइवाइड बोन टू स्टर्नम. हाइवाइड बोन के नीचे है ये देख लें, ठीक है. एंड पोस्टीरो सुपीरियरली the superior belly of omohyoid and posterior inferiorly the lower part of the sternocleidomastoid. Let's have a look at the diagram so that we can appreciate 410. Where are you? 410. This one. Okay, now here you look. We have been discussing in this diagram previously. यहाँ पर ये carotid triangle था. Now we are talking about the muscular triangle. That's the muscular triangle, and the muscular triangle is below hyoid. So this is hyoid bone. ये hyoid bone है, इसके नीचे ये muscular triangle है, ठीक है. और इसकी boundaries क्या क्या है? Anterior midline है, ऊपर hyoid bone है और पीछे यहाँ पर देखें आपको omohyoid muscle. यही 3 boundaries हमने पढ़ी थी मस्कुलर ट्राइंगल की. ये 3 बाउंड्रीज आपको मैंने यहाँ डायग्राम पे दिखा दी. ओमोहयोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हमने नहीं देखा, सॉरी. लेट मी गो बैक अगेन and show you the sternocleidomastoid as well. So here this is the muscular triangle again. Hyoid bone superiorly, anterior midline, the omohyoid as well as the sternocleidomastoid. तो ये सारा जो एरिया है, all this area is the area for muscular triangle. This was the area for carotid triangle. This is the area for digastric triangle. Okay, now muscular triangle में होता क्या क्या है यार? नाम मसल है तो होंगे भी मसल्स ही. मस्कुलर ट्राइंगल है, सो इट एक्चुअली कंटेन ऑल द इंफ्राहाइवाइड मसल्स और यही इसके चीफ कंटेंट्स हैं, ठीक है. इसमें क्या क्या है? स्टर्नोहाइवाइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहाइवाइड, ओमोहाइवाइड. दीज आर रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स और ये जिन स्ट्रक्चर्स पर अटैच होते हैं उनको एक्चुअली मूव करते हैं, ठीक है. दे आर अरेंज्ड इन 2 layers. देयर इज अ सुपरफिशियल लेयर and obviously there is a deep layer. So superficial and deep layer. Superficial muscles हैं sternohyoid and omohyoid. So sternohyoid and omohyoid मिलकर क्या बनाते हैं? Superficial layer. And the deep layer is made by the sternothyroid and the thyrohyoid. Okay. और ये जैसे इनके नाम है वो इनके काम है. सो स्टर्नोहाइवाइड जो है ये स्टर्नम पे और हाइवाइड बोन पे अटैच होगा. सो इट विल एक्चुअली मूव हाइवाइड बोन. ये अटैच होगा स्टर्नम और थायरॉइड कार्टिलेज पे इस तरह से. ओके, ऑल ऑफ देम आर सप्लाइड बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स. बिकॉज देयर अटैचमेंट टू द हाइवाइड बोन and to the thyroid cartilage of larynx, they move these structures. Sternohyoid, superior belly of omohyoid, and sternothyroid lies superficial to the lateral superficial convex surface of the thyroid gland.
टू मच, मैं नहीं परेशान होऊंगा इसके लिए, आई कैन लीव इट। द एंटीरियर सरफेस ऑफ isthmus ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज कवर्ड बाय द राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कभी किसी की नेक में, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द नेक ऑफ द पर्सन और यहाँ पर हमें ट्रैकियोस्टमी करनी है और ट्यूब अंदर डालनी है, तो मुझे यहाँ पे स्किन को इंसिजन देना होगा, स्किन रिमूव तो नहीं की, अपलिफ्ट की, सुपरफिशियल फेशिया आगे पीछे किया, डीप फेशिया आगे पीछे किया, isthmus आएगा। isthmus को मुझे मूव करना होगा ताकि मैं रीट्रो थायरॉयड पोजीशन में निक लगा के ट्यूब डाल सकूं। तो जब मैं isthmus ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड मूव करूंगा तो फिर ये मसल्स मुझे पता होने चाहिए कि दे आर प्रेजेंट राइट ओवर द isthmus ऑफ द थायरॉयड, तो इन मसल्स को भी मुझे मूव करना होगा। ओके, कौन कौन से मसल्स हैं? स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोहायोइड। राइट, ओके, तो ये हो गए चारों ट्राइंगल्स। सो एंटीरियर ट्राइंगल की फर्दर जो 4 ट्राइंगल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है यार। Now, this very important terminology, ansa cervicalis और ansa hypoglossai, ये एक नर्व सप्लाई सिस्टम है जो बेसिकली एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ में काइंड ऑफ एम्बेडेड होता है और इसका काम है टू सप्लाई द इंफ्राहायोइड मसल्स। अभी जो हमने 4 मसल्स के नाम देखे थे जो मस्कुलर ट्राइंगल में थे, ऑल दीज इंफ्राहायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड, इन सब को सप्लाई करता है एंसा सर्विकैलिस। और ये एक लूप ऑफ नर्व सप्लाई है जो कैरोटिड शीथ की एंटीरियर वॉल में एम्बेडेड होता है। ओके, हाउ इज इट फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय अ सुपीरियर एंड एन इन्फीरियर रूट। अभी ये रूट्स आपको दिखाता भी हूँ। जो सुपीरियर रूट है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द हाइपोग्लॉसल। इट्स फाइबर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। दिस रूट डिसेंड्स ओवर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और जो इन्फीरियर रूट है, ये पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ। द इन्फीरियर रूट और द डिसेंडिंग सर्वाइकल नर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स. As this root descends, it winds around the internal jugular vein and then continues anterior-inferiorly to join the superior root. तो basically हो ही रहा है कि ये है ansa cervicalis का arrangement. And this is basically to supply the infrahyoid muscles. There is a superior part and then there is an inferior part. जो inferior part है वो C2 और C3 जो cervical nerves हैं उनके ventral ramus से निकल रहा है. You can see here C2 and C3 और ये मिलकर बना रहे हैं inferior root. यहाँ से आ रहा है superior root जिसकी supply है from the C1 cervical nerve and the descending hypoglossal nerve. और ये दोनों superior root और inferior root actually इस तरह circular way में आपस में मिल जाते हैं. So they kind of meet with each other. They make a complete आर्च लाइक दिस. ओके, तो ये एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड इनसे ब्रांचेस निकलती हैं विच सप्लाइज बेसिकली द इंफ्राहायोइड मसल्स. और अभी इसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताता हूँ. सुपीरियर रूट से कहाँ सप्लाई हो रहा है? टू द सुपीरियर belly ऑफ ओमोहायोइड. सो द सुपीरियर रूट इज सप्लाइंग द सुपीरियर belly ऑफ omohyoid. So here if you see, ये मैंने आपको बताया कि these are the contributions to the inferior root और यहाँ से ये superior root आ रहा है. तो ये inferior root और superior root मिलके आपस में यूं ऐसे कर्व बना रहे हैं. लेकिन ये जो superior root है इससे ये ब्रांच निकल रही है to omohyoid. So the superior root supplies superior belly of omohyoid, this branch. जो ansa cervicalis है, it supplies sternothyroid and sternohyoid. Ansa cervicalis basically इस कर्व को कह रहे हैं. So they are supplying sternohyoid and sternothyroid. You see a branch to sternohyoid and a branch to sternothyroid. Then there is an inferior root. It supplies to the inferior belly of omohyoid. This is the inferior root and it is giving a branch to the inferior belly of omohyoid. So that's the kind of division. Now note that the thyrohyoid and geniohyoid are supplied by separate branches from the first cervical nerve through the hypoglossal. So these are to the tongue muscles separately via the hypoglossal nerve. So that's all basically about ansa cervicalis. आपको ये याद रखना है कि there is a inferior root, there is a superior root और ये इस तरह से कर्व बनाते हैं. कौन कौन सी इनकी ब्रांचेस निकलती हैं. So basically if you master this diagram you are good. Now last few minutes that we have to spend on some important stuff about the common carotid artery. जो राइट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इट इज ब्रांच ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. It begins in the neck behind the right sternoclavicular joint
एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड इज द ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसका राइट साइड पे डिवीजन अलग है और लेफ्ट साइड पे डिवीजन अलग है। राइट साइड पे देयर इज अ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो जिसमें से फिर एक ब्रांच निकलती है कॉमन कैरोटिड, जबकि लेफ्ट साइड पे, सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली जो कॉमन कैरोटिड है वो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है, जबकि यहाँ पे देयर इज अ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड देन देयर इज कॉमन कैरोटिड। ओके, ये बात हमने दूसरी भी वीडियोस में की है तो मैं इस पर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। Now there is an important structure which is known as carotid sinus and then another important structure which is called carotid body. They are both basically sensory mechanisms present in the body to sense different things. For example, जो carotid sinus है ये एक्चुअली एक स्वेलिंग है जो कि टर्मिनेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे पाई जाती है और इस स्वेलिंग के अंदर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एज वेल एज द सिंपैथेटिक फाइबर्स। और इस कैरोटिड साइनस में ये जो सेंसरी रिच इनर्वेशन है उसका काम है टू बिहेव एज बैरो रिसेप्टर्स या प्रेशर रिसेप्टर्स फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर। तो नेचर ने आपकी बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई हैं। उनमें से एक तो किडनी में है जेजी अपैरेटस और दूसरा यहाँ पर है कैरोटिड साइनस में। सो इफ यू लुक हियर, सो दैट्स द कॉमन कैरोटिड हेयर और ये निकल रही होगी फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। डिपेंडिंग अगर राइट साइड पे है तो पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और अगर लेफ्ट साइड की होती है तो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती। बट एनीवेज दिस इज द कॉमन कैरोटिड और ये कॉमन कैरोटिड जहाँ पे बाइफर्केट हो रही है यानी जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है वहाँ पे यू सी देयर इज अ स्वेलिंग एंड दैट स्वेलिंग इज नोन एज द कैरोटिड साइनस। और इस कैरोटिड साइनस में वाया द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एंड वाया द सिंपैथेटिक सप्लाई देयर इज रिच सेंसरी इनर्वेशन to sense the blood pressure और वो blood pressure regulate होता है फिर। So carotid sinus is very important to maintaining blood pressure of the person. Okay, similarly there is a structure which is called carotid body. It is a small oval reddish brown structure situated behind the bifurcation of the common carotid artery. It receives a rich supply also from glossopharyngeal but also from the vagus nerve and it acts as chemoreceptor. So ये जो कैरोटिड बॉडी है इसका बेसिकली काम है टू डिटेक्ट द pH change in the blood. So the carotid sinus is for blood pressure mechanism and carotid body is for chemical constitution of the blood, that is the pH. Okay, other allied chemoreceptors are found near the arch of aorta, ductus arteriosus, the right subclavian. They are all supplied by the vagus nerve. So there are other points in the body जहाँ पर भी chemoreceptor मौजूद होते हैं, but since we are discussing the carotid system here, so there is a carotid sinus for blood pressure monitoring and there is a carotid body for pH monitoring. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। यहाँ कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल्स लिखे हुए अच्छे से। द कैरोटिड साइनस इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व फॉर एग्जांपल. In some persons, the sinus may be hypersensitive. In such persons, sudden rotation of head may actually cause slowing of the heart. क्योंकि बॉडी फील करती है कि ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया है और वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं होता, देयर इज़ अ टेम्परेरी मूवमेंट, लेकिन चूंकि इनका कैरोटिड साइनस का सिस्टम सुपर सेंसिटिव होता है तो बॉडी को ऐसे लगता है कि शायद बीपी बढ़ गया है, तो बॉडी अपनी तरफ से बीपी कम कर देती है और फिर ये लोग फ़ौरन डिजी हो जाते हैं। इनका बीपी अचानक से कम होता है, सो दे फील डिजी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैरोटिड साइनस सिंड्रोम. Okay, now the supraventricular tachycardia may be controlled by carotid sinus massage due to inhibitory effects of the vagus nerve. तो I mean this is no more done. Actually इस बहुत ही पुराने किस्म का एक मैनूवर है जिसमें कैरोटिड साइनस मसाज करके हार्ट रेट को कम किया जाता है। और यहाँ एक इन्होंने मज़े की बात लिखी है कि जो नाक नेक टाई हम बांधते हैं, मैं कह रहा था नाक पे जो टाई बांधते हैं, नाक पे नहीं भाई, गर्दन पे जो टाई बांधते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी चाहिए, बिकॉज आप दोनों तरफ के कैरोटिड आर्टरीज को स्क्वीज़ कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. सो वो लोग जो सूट बूट में रहने के आदी हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि टाई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी, कॉलर साइज शर्ट का ठीक होना चाहिए, वरना ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम हो सकती है. ओके, नाउ अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है नेक में ये डिवाइड होती है अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस में. एक का नाम है एक्सटर्नल कैरोटिड और दूसरे का नाम है इंटरनल कैरोटिड. सो एक्सटर्नल कैरोटिड एक्चुअली इज द मेजर ब्लड सप्लाई फॉर द नेक रीजन, ऑल्सो फॉर द फेस रीजन, और इंटरनल कैरोटिड जो है दिस इज मोर फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड देन इट गोज टू द ब्रेन एंड हायर सेंटर्स. तो अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ब्रांचेज ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस एंड परहैप्स द लास्ट टॉपिक. इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ द एक्सटर्नल कैरोटिड
carotid artery is one of the terminal branches of the common carotid. So जो common carotid है उसकी दो terminal branches हैं. One is the external carotid and the other one is the internal carotid. So here you can see this is the common carotid going to divide into external carotid and internal carotid. So दो में से एक जो branch है that is the external carotid. Now in general it lies anterior to the internal carotid and it is the chief artery to supply the structures of the front of the neck as well as in the face. Okay, so जो external carotid है वो neck और face region की main arterial supply है और जो internal carotid है it goes and supplies to the brain. Now the external carotid artery begins in the carotid triangle. ये carotid triangle में start होती है at the level of the upper border of the thyroid cartilage opposite to the disc between third and fourth cervical vertebrae. It runs upward and slightly backwards and laterally and terminates behind the neck of the mandible. So ये इसका पूरा कोर्स इन्होंने बताया है कि it actually begins, और begins का मतलब ये है कि bifurcation कहाँ हो रही है. ये जो point of bifurcation है of the common carotid into external carotid and internal carotid वो है opposite the disc between third and fourth cervical vertebrae which is the upper border of the thyroid cartilage. So here will be thyroid cartilage का upper border. यहाँ ये external carotid originate करती है and then it goes till the back side of the neck of the mandible जहाँ फिर ये divide होती है अपनी terminal branches में maxillary branch and superficial temporal. So you can see here this is the superficial temporal branch and here is the maxillary branch. So maxillary or superficial, so this is the neck of mandible. So neck of mandible पे common carotid खत्म होती है. This is the point where it finishes and this is the point where it begins. So this is the route or the course of common carotid, beginning at the upper border of the thyroid cartilage, ending behind the neck of the mandible. और beginning है इसकी from the common carotid और ending है into two branches which are superficial temporal and maxillary. ठीक है, तो ये important bit है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. Now, अब बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसमें से बहुत सारी डिटेल्स इतनी हाई यील्ड नहीं है एग्जाम के लिए, बट एनीवेज देखते जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करते जाएंगे. द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हैज़ स्लाइटली कर्व्ड कोर्स सो दैट इट इज़ एंटेरोमीडियल टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन इट्स लोअर पार्ट एंड एंटेरोलेटरल टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन इट्स अपर पार्ट. ठीक है, ये इस तरह से मूव करती है फ्रॉम एंटेरोमीडियल टू एंटेरोलेटरल, और इंटरनल कैरोटिड जो है वो फिर इस तरह क्रॉस करती है कि वो पहले लेटरल होती है बिलो एंड ऊपर जाके वो थोड़ी सी मीडियल हो जाती है. ठीक है, in the carotid triangle the external carotid artery is comparatively superficial and lies under cover of the anterior border of the sternocleidomastoid. The artery is crossed by some structures such as by the cervical branch of facial nerve and the hypoglossal nerve and the facial lingual superior thyroid veins, and deep to the artery are walls of pharynx, superior laryngeal nerve and ascending pharyngeal artery. तो अगर ये डायग्राम में हम देखें, there was a diagram जो कैरोटिड ट्राइंगल में इस आर्टरी को एक्सप्लेन कर रहा है. दिस डायग्राम, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ सो दैट वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ वेयर इज द एक्सटर्नल कैरोटिड? सो दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड गोइंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल कैरोटिड. सो इस एक्सटर्नल कैरोटिड के अगर डीप स्ट्रक्चर्स हम देखें, सो देयर इज सो दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड, डीप स्ट्रक्चर ये होगा. सुपीरियर लैरिंजियल, दिस इज अ डीप स्ट्रक्चर ऑब्वियसली. हाइपोग्लॉसल इज क्रॉसिंग ओवर द आर्टरी, उसमें नजर भी आ रहा है कि हाइपोग्लॉसल इज एक्चुअली क्रॉसिंग it. Deep structure में superior laryngeal है and also deep to the external carotid is the ascending pharyngeal. तो ये वाले डायग्राम देखते जाएं और टेक्स्ट पढ़ते जाएं तो काफ़ी मामला क्लियर हो जाएगा अगर आपको टेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल लग रहा है. Okay, now the above the carotid triangle the external carotid artery lies deep. Yeah, this is all not high yield I would say. And deep structures क्या क्या हैं? Deep structures internal carotid artery है. Structures passing between the external carotid and the internal carotid arteries include styloglossus, stylopharyngeus, ninth nerve and branches of the 10th nerve. ये सब भी इस डायग्राम पे एक्चुअली विजिबल है. मैं अभी भी कह रहा हूँ ये हाई यील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन हैव अ लुक हियर. दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड, दिस इज द इंटरनल कैरोटिड. सो एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड के बीच में क्या क्या चीज़ें, स्टाइलोइड प्रोसेस है, और यहाँ जितने भी मसल स्टाइलोइड प्रोसेस से निकल रहे होंगे जैसे कि स्टाइलोफैरिंजियस, स्टाइलोहायोइड, वो भी यहीं पर होंगे. And also structures which are present between the two arteries are these nerves such as glossopharyngeal nerve, branches of the vagus nerve. और अगर मैं आपसे पूछूं कि खुद internal carotid deep है to the external carotid या superficial, so it is also deep to the external carotid. So internal carotid is a deep structure to the external carotid.
नॉट हाई यील्ड स्टफ, बट एनीवेज मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है अगर आप याद रखना चाहें, सो गुड लक। Now this is what is something जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। इन चीज़ों के बगैर आप रह सकते हैं। डीप क्या है, सुपरफिशियल क्या है, वो किसके पीछे से गई, किसके ऊपर से निकली, दैट इज ओके फाइन। वो अगर आप याद नहीं भी रखते तो आई विल नॉट बी वरीड अबाउट इट, बट इफ़ यू फॉरगेट द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड देन आई एम वरीड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट कॉमन कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, उसकी ब्रांचेस। नाउ एक्सटर्नल कैरोटिड की एक्चुअली देयर आर 8 ब्रांचेस विच यू हैव टू रिमेंबर। ये जो 8 ब्रांचेस हैं, दीज ब्रांचेस आर लाइक दिस। एंटीरियर साइड से निकलती हैं 3 ब्रांचेस, पोस्टीरियर साइड से निकलती हैं 2 ब्रांचेस, 3 और 2 5 हो गए, मीडियल साइड से 1 ब्रांच और टर्मिनल ब्रांचेस 2 हैं। यानी ये 8 ब्रांचेस, 3 एंटीरियर साइड से, 2 पोस्टीरियर साइड से, 1 मीडियल साइड से और 2 टर्मिनल ब्रांचेस, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 8 ब्रांचेस। ये आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हर ब्रांच एक्चुअली किस एरिया को सप्लाई करती है। तो अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहती है देन वेल एंड गुड, तो ये आपके लिए बेहतरीन हो गया। आपको इन आर्टरीज की फर्दर डिटेल्स अभी नेक्स्ट पेजेस पे लिखी हैं, मैं ये क्विकली पढ़ भी लूँगा, बट अगेन वो हाई यील्ड नहीं है। आर्टरी निकली, यूँ टर्न मारा, एस टर्न बनाया, सुपरफिशियल उसके नीचे से गई, ओ भाई वो सारा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछते। ब्रांचेस पता होनी चाहिए और किस एरिया को सप्लाई करता है वो पता होना चाहिए। सो वन बाय वन ये सारी ब्रांचेस आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ, फिर इनकी जो सप्लाई रीजन्स हैं वो बताता हूँ। सो एंटीरियरली कितनी ब्रांचेस निकलती हैं? 3। कौन कौन सी? फेशियल, लिंगुअल, सुपीरियर थायरॉइड। ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में पहले ओरिएंटेशन बताओ, एंटीरियर हिस्सा कौन सा है, पोस्टीरियर हिस्सा कौन सा है, ये एक दफ़ा हम तय कर लें तो उसके बाद हम ये ब्रांचेस भी तय कर लेंगे। सो लुक हेयर, दिस इज़ द कॉमन कैरोटिड, और कॉमन कैरोटिड से ये जो ब्रांच निकल रही है दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड इज़ यूजुअली प्रेजेंट एंटीरियरली to the internal carotid, so that has to be the anterior side, okay। अब anteriorly 3 branches निकल रही हैं। एक ये ब्रांच निकल रही है which is the lingual, दूसरी ये ब्रांच निकल रही है which is the superior thyroid, और तीसरी ब्रांच ये निकली है जिसका नाम है facial। so यही 3 थी, facial, lingual and superior thyroid। you see again here facial, लिंगुअल एंड सुपीरियर थायरॉइड एक्सटर्नल कैरोटिड से निकल रहे हैं, एंटीरियर साइड पे निकल रहे हैं। ये देखें, एंटीरियरली निकली, ये भी एंटीरियरली निकली और ये भी एंटीरियरली निकली। तो ये तीनों ब्रांचेस जो एंटीरियरली निकल रही हैं दीज आर फेशियल, लिंगुअल एंड सुपीरियर थायरॉइड। तो 3 ब्रांचेस एंटीरियरली। पोस्टीरियरली कितनी ब्रांचेस हैं? 2, ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर। सो दिस इज द पोस्टीरियर साइड। अगर ये एंटीरियर है तो जाहिर है ये पोस्टीरियर साइड होगा। तो यहाँ पोस्टीरियर ब्रांचेस जरा देखें कौन कौन सी हैं। द पोस्टीरियर ब्रांचेस आर 2 in number। Occipital branch which is going there, that is the occipital branch, and the posterior auricular branch, the posterior auricular branch। ये दोनों branches external carotid से निकल रही हैं। so 2 posterior branches, 3 anterior branches, ठीक है। medial branch कितनी थी? 1 which is the ascending pharyngeal, and this is the ascending pharyngeal जो medial side से निकलती है, ascending pharyngeal 1। so 2 और 3 5 और 1 6। और अब ये external carotid सुकून से, क्योंकि इसने 5-6 branches दी हैं, अब ये सुकून से अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। सो 2 टर्मिनल ब्रांचेस, एक ये वाली और एक ये वाली। सो देयर आर 2 टर्मिनल ब्रांचेस। ये 8 ब्रांचेस अगर आपको याद नहीं है एक्सटर्नल कैरोटिड की, तो फिर भले ही आप ये याद रखोगे ये उसके पीछे से गई, उस मसल के नीचे से निकली, उधर से गई उधर, को फ़ायदा नहीं है भाई उसका। ब्रांचेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन हैज़ टू बी हाई यील्ड स्टडी, इट हैज़ टू बी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टडी। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं है और फजूल की चीज़ें याद हैं, देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। यू हैव टू स्टडी इंपॉर्टेंट stuff first, you have to master important stuff। पूरे मेडिसिन के कोर्स में there are so many things that you have to study and remember, so the skill is to study and remember only the high yield stuff। फजूल चीज़ों को दिमाग से, ज़िंदगी से निकालें, हाई यील्ड चीज़ों को दिमाग में जगह दें, ओके। सो ये 8 ब्रांचेस, 3 एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर, 1 मीडियल, 2 टर्मिनल, ओके। अब इन्होंने बहुत सारी डिटेल दी हुई है, एक एक आर्टरी को उठाकर तफसील से लिखा है। सो फॉर एग्जांपल सुपीरियर थायरॉइड की तमाम डिटेल यहाँ आपको मिलेगी। द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द ग्रेटर कॉर्ना ऑफ द हाइवाइड बोन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे अब सिर्फ इंटरेस्ट है कि ये जो आर्टरी है ये एक्चुअली सप्लाई कहाँ करती है, वेयर डज दैट artery actually supply, that's the only thing which I am interested in। So this artery apart from the terminal branches
gives branches to thyroid gland. It gives one important branch, the superior laryngeal artery, to the larynx, which pierces the thyroid membrane in a company with the internal laryngeal nerve. I'm not interested in this, but yes, I am interested to know that the superior thyroid supplies the thyroid gland as well as larynx. Okay, now the superior thyroid artery also gives sternocleidomastoid को branch देती है to that muscle, and cricothyroid branch to the cricothyroid muscle. Okay, and it anastomoses with the same artery of the opposite side. So that's all. I read arteries like this. ये superior thyroid branch किसकी है? ये branch है external carotid की, anterior side से निकलती है. Supply किसको करती है? Thyroid को, superior laryngeal larynx को, sternocleidomastoid को और cricothyroid को. I am done. बाकी सब चीजें मैं देखता भी नहीं हूँ. Okay. Now the lingual artery. Lingual artery arises from the external carotid artery. We know this. Anterior side से निकलती है ये भी. Opposite the tip of the greater corner of the hyoid bone. It's tortuous in course. It is divided into three parts by hyoglossal muscle. The first part lies in the carotid triangle. The second part lies deep to the hyoglossus, and the third part lies ahead of the hyoglossal muscle. Basically, it gives branches to suprahyoid region, dorsal lingual branch, and a sublingual branch. So basically, suprahyoid area को और tongue को supply कर रही है. During the surgical removal of the tongue, such as in case of cancers, for example, unfortunately, the first part of the artery is ligated before it gives any branch to tongue or tonsil. Otherwise, bleeding होती रहेगी. Okay, so lingual artery एंटीरियर साइड से निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड की, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय द हायोग्लॉसस मसल. ये हमारी बॉडी का जनरल फंडा है. सबक्लेवियन भी इस तरह तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है. सो मेनी आर्टरीज भी डिवाइड बेस्ड ऑन अ मसल इनटू यूजुअली थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज बिफोर द मसल, सेकंड पार्ट इज बिहाइंड द मसल, एंड थर्ड पार्ट इज आफ्टर द मसल. ओके, और फिर इसकी ब्रांचेस याद रखनी है. Then the facial artery. Facial artery arises also from the external carotid artery. Also anterior branch है ये. It runs upward first in the neck as cervical part and blah and blah and blah. I'm not interested, okay? But I'm interested in the branches. So let's talk about the branches. कि ये कहाँ कहाँ किस किस को supply करती है. So it should be written somewhere towards the very end. There is an ascending palatine artery which obviously supplies the palate region. There is a submental branch which supplies the submental region, and because this is the facial artery, it supplies most of the muscles of the face. So that's the job. Okay, now easy. बाकी ये मैं सब I'm not interested. Posterior auricular occipital, इनकी देखते हैं कि एरियाज क्या क्या हैं. Occipital artery, it basically supplies sternocleidomastoid को branches जाती हैं, and it also supplies some part of the scalp. Okay, then posterior auricular, it supplies the back of the auricle and the mastoid process के ऊपर जो skin का region है. There is also a stylomastoid branch which supplies the mastoid antrum and air cells and the semicircular canal. So just go read these. पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आर्टरी का नाम पता होना चाहिए, सप्लाई रीजन पता होना चाहिए, आर्टरी निकल कहाँ से रही है वो पता होना चाहिए. सो ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ये दोनों दे अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड. एक्सटर्नल कैरोटिड का पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल. ओके, now let's move on to the ascending pharyngeal. This arises from the medial side. ये भी हमने ऊपर बात की भी थी. Arises from the medial side of the external carotid, and it supplies, it gives a meningeal branch to the cranial cavity through foramen lacerum. Important point है ये. And jugular foramen and the hypoglossal canal. ये यहाँ से ये artery meningeal branch दे रही है. It's very important. इसके अलावा it also supplies pharynx and tonsils and medial wall of the middle ear and the auditory tube. तो supply region पता होना जरूरी है. Okay, maxillary artery is the large terminal branch of the external carotid artery. It begins behind the neck of the mandible, under cover of the parotid gland. It runs forward deep to the neck of the mandible, below the auriculotemporal nerve. All bullshit. Okay, I will not study about this. Maxillary artery actually हमने अलग से chapter 6 में discuss भी कर रखी है. Okay, all right. Now the superficial temporal. So एक्सटर्नल कैरोटिड की दो टर्मिनल ब्रांचेस थी, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल और दूसरी मैक्सिलरी. सो दीज आर एक्चुअली द टर्मिनल ब्रांचेस. ओके, सुपरफिशियल टेम्पोरल इज ए स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच. लार्जर टर्मिनल ब्रांच कौन सी थी? मैक्सिलरी. स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच कौन सी है? सुपरफिशियल टेम्पोरल. It runs vertically upwards, crossing the root of the zygoma, and all this is
unnecessary. In addition to the branches which supply the temple, the scalp, the parotid gland, the auricle, the facial muscles, the superficial temporal artery also gives off transverse facial artery, already studied with the face, and we have a separate video for this. Okay. Now, potential spaces in the head and neck. Submental space is below the chin. Submandibular space is below the mandible, obviously. Parotid space around the parotid gland. Parapharyngeal and retropharyngeal, ये हमने side of the neck में already spaces पढ़ लिए हैं, ठीक है. And peritonsillar is around the tonsils. इन सब spaces की important ये है कि यहाँ infection हो सकता है, pus हो सकता है, और एक space दूसरी space के साथ communicate करती है, तो pus actually spread कर सकता है. आप देखेंगे कि हर space में communication लिखी है. Submental space communicates with submandibular space. Submandibular space communicates with submental space. Parotid space communicates with retropharyngeal space. Pharyngeal space continues with the retropharyngeal space. Retropharyngeal space also communicate to the mediastinum. तो ये सारे important points हैं बस spread के लिए. Okay, so basically that's it. So that's all about the anterior triangle of the neck. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.